राजेश मुस्कुराए। मेरा ख्याल है पूर्वी बंगाल कोई सैरगाह नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा है। शायद बहुत जल्दी ही वहाँ भयंकर स्थिति जन्म लेने वाली है। आम लोगों को यही जानकारी है कि वहाँ पाकिस्तान की 2 डिवीजन फौज है, लेकिन विश्वस्त सूचनाएं हैं कि वहाँ शीघ्र ही सेना के 3 डिवीजन और पहुँच रहे हैं। तो क्या हुआ? जहाँ डिक्टेटरशिप होती है वहाँ सिद्धांत की बहस के लिए अवसर नहीं हुआ करता। जानता हूँ, मेरा ख्याल है इस सदी के सर्वाधिक बर्बर इतिहास का पृष्ठ वहाँ लिखा जाना है। तब तो वहाँ जरूर जाना चाहिए। राजेश चौंके। विस्मय से उन्होंने जगत की ओर देखा। जगत ने अपनी बात पूरी की। मैं तो ये कहूँगा बड़े भाई कि आपको भी वहाँ चलना चाहिए। मुझे पशुता और मानवता की लड़ाई है। हम मनुष्य हैं, क्या ऐसे समय में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रह सकेंगे? सहज भाव से राजेश बढ़े और उन्होंने जगत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये बर्बर डिक्टेटर के खिलाफ इंसानियत का स्वाधीनता युद्ध है। जीत स्वाधीनता किसी की सहायता से नहीं मिला करती जगत। स्वाधीनता का मूल्य स्वयं को ही चुकाना होता है। ये पूर्वी बंगाल के लोगों के सोचने की बात है। ठीक कहते हो। मैं भारतीय हूँ, तुम भी न्यूनाधिक भारतीय ही हो। हमें अपने देश को इस लांछन से बचाना होगा कि हमने किसी देश की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप किया। आपकी बात से बच्चे बहलाए जा सकते हैं, यानी जंगली जानवर जंगल में किसी इंसान को खा जाए और आप ये कहकर संतोष कर ले कि हम इंसान को नहीं बचाएंगे क्योंकि इससे जंगल की आंतरिक स्थिति में हस्तक्षेप होगा। तुम्हारा उदाहरण गलत है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हो सकता। मैं निश्चय कर चुका हूँ कि मैं पूर्व बंगाल जाऊंगा और किसी भी स्थिति में पूर्व बंगाल के लोगों के साथ बर्बर डिक्टेटर की फौज से सिपाही की तरह लड़ूंगा। मैं तुम्हारी भावनाओं की इज्जत करता हूँ। आज तो नहीं जा रहे हो न? मैं रात में 11:30 पर प्लेन में सीट बुक करा चुका हूँ। अच्छा होता कि तुम कल चले जाते। आज रात हम दोनों इस विषय पर फिर बातचीत करते। जगत मुस्कुराया। मैं जानता हूँ, मोहक शब्दावली के आप आचार्य हैं। आप मुझे किसी भी तर्क पर सहमत करके रोकना चाहेंगे और मैं हरगिज रुकूंगा नहीं। ऐसा ही हुआ भी। जगत सचमुच नहीं रुका। अनमने से राजेश उसे विदा करने भी गए। सचमुच वह उसे रोक लेना चाहते थे, परंतु उनसे अधिक और कोई नहीं जानता था कि वह रुकेगा नहीं। विदा होते समय जगत ने कहा, हम फिर मिलेंगे बड़े भाई, जरूर। और जगत चला गया। उस रात राजेश बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। मन में बहुत सी शंकाएं थीं। और दिन का पहला पहर बीता। तब जबकि वह केंद्रीय खुफिया विभाग के कार्यालय पहुंचे तो चीफ ऑफ स्टाफ चक्रवर्ती उनकी प्रतीक्षा में थे। नमस्कार, आप? तुम्हारी प्रतीक्षा थी। पूर्वी बंगाल से बाढ़ की तरह लोग भारत आ रहे हैं। चीफ ऑफ स्टाफ चक्रवर्ती आतुरता से बोले। ओह, अब तक की रिपोर्ट के अनुसार आने वाले दुखी और संतप्त स्त्री पुरुष हैं, परंतु सरकार को संदेह है कि उनमें पाकिस्तानी एजेंट भी हो सकते हैं। जरूर हो सकते हैं। आने वाले दुखी जनों को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन उनमें से पाकिस्तानी एजेंटों पर नजर रखनी होगी। पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय आदि सभी प्रांतीय खुफिया विभागों पर अतिरिक्त भार पड़ गया है। व्यवस्थित और एकजुटता का कार्यक्रम बनाया जा सके, इसलिए मैं सभी प्रांतीय स्टाफ के अफसरों से आज कलकत्ते में मिल रहा हूँ। ओह, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा? जी, दरअसल पश्चिमी सीमाओं पर भी निगाह रखनी होगी, अतएव मैं वहाँ अधिक ठहर नहीं सकूंगा। सोचता हूँ तुम उन लोगों के लिए सहायक सिद्ध होगे। इसका अर्थ हुआ कि मुझे महीनों के लिए अपनी पत्नी से विदा लेकर आना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? महीनों लगेंगे? जी, मेरा ख्याल है सालों लगेंगे। क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव डिक्टेटर पर नहीं पड़ेगा? कौन दबाव डालेगा? अमेरिका। वियतनाम में स्वयं उसकी गति सांप छछूंदर जैसी है। रूस जानता है कि उसका दबाव इसलिए उपयोगी नहीं होगा कि चीन के पाकिस्तानी डिक्टेटर से कुछ स्वार्थ सधते हैं। ब्रिटेन की टोरी पार्टी की सरकार भी बहुत कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं है। शायद अरब देश, मुझे बिल्कुल आशा नहीं है। जबान से वह लोग चाहे जो कहें, परंतु वहाँ की सभी सरकारें हर दर्जे की स्वार्थी हैं। दुनिया की बात छोड़कर भारत की बात सोचनी है। चक्रवर्ती महाशय, भारत की बात? जी हाँ। कल रात जगत पूर्वी बंगाल रोकते रोकते चला ही गया और तभी से एक प्रश्न दिमाग में है, ये कि सवाल केवल पूर्वी बंगाल का ही नहीं है। भारत को भी पूर्वी बंगाल की आजादी की कीमत चुकानी होगी। देखना ये है कि हमें हमारे भारत को कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। उसी दोपहर चीफ ऑफ स्टाफ शशांक चक्रवर्ती और राजेश कलकत्ता चले गए।
तीसरे पहर जब राजेश का प्लेन कलकत्ता में उतर रहा था तब जगत एक तेज कार में खुलना की ओर जा रहा था। कलकत्ता। करोड़ों आंखें कलकत्ता को अपने दृष्टिकोण से देखती हैं। करोड़ों नहीं अरबों आंखें। जी हाँ, सदियों से यह क्रम जारी है। पिछली बातें जाने दीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शुरू करें। इंग्लैंड के सेठ आकर जमे। केले के हरियाले वृक्षों के स्थान पर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं उठी। उन सेठों ने कहा कलकत्ता हमारा है, हमारी कंपनी की राजधानी है। परंतु कह देने से क्या, ऊंचे ऊंचे महलों से क्या, कलकत्ता उनका नहीं हुआ। कलकत्ता राजा राममोहन राय का रहा, कलकत्ता काली भक्तों का रहा। इस बात को समझा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और एक दिन कलकत्ते के अंग्रेज सेठों से नजर बचाकर चुपचाप ब्रिटिश सम्राट से नई राजधानी की नींव का पत्थर दिल्ली के किंग्सवे कैंप के आसपास रखवा दिया। कलकत्ते के अंग्रेज सेठों ने बहुत शोर मचाया, परंतु व्यर्थ। बाद में रायसीना गांव उजाड़कर नई दिल्ली बसी, इसलिए कि दिल्ली प्रत्येक शासक की हुई और कलकत्ता तब भी कलकत्ता अंग्रेज गवर्नर का नहीं हुआ। वह प्यारीचंद मित्र, अभय कुमार दत्त और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का रहा। युग बीतते रहे, कलकत्ता बंकिम बाबू, नाटककार राय, कवि माइकेल मधुसूदन दत्त का हुआ। जगदीश चंद्र बसु का कलकत्ता राष्ट्रीय जागरण के युग में भी विपिन चंद्र पाल और चित्तरंजन दास का हुआ। नजरुल इस्लाम का हुआ, रवि बाबू और शरद बाबू का हुआ। वह गांधी का नहीं हुआ, सुभाष चंद्र बोस का हुआ। अंग्रेजों के बाद कलकत्ते की हरियाली को नष्ट करते हुए फैले मारवाड़ी व्यापारी बिरला ने वहां कल कारखाने ही नहीं, नकली नक्षत्र मंडल तक का निर्माण कर दिया। लेकिन कलकत्ता तब भी उसका नहीं हो सका। कलकत्ता हुआ ज्योति बसु का, चारू मजूमदार और कनु सान्याल का। कलकत्ता हुआ ताराशंकर बंद्योपाध्याय का, समरेश वसु का। इसीलिए तो अरबों आंखें कलकत्ता को देखती हैं। विधान चंद्र राय मुख्यमंत्री हुए तो अमेरिका ने PL 480 के चश्मे से कलकत्ते को देखा। खुश्चेव और बुल्गानिन अपने स्वागत में कलकत्ते का जनसमुद्र देखकर सुखद आश्चर्य में डूब गए। फिर सत्ता में आए ज्योति बसु। दूर बैठे माओ ने कलकत्ता को अपने कोण से देखा। नक्सलबाड़ी से चला नक्सल पंथ भी जैसे कलकत्ते का अपना हो गया। कहा न, कलकत्ते को देखने का हर व्यक्ति का अपना कोण है। बम्बई से एक प्रसिद्ध अभिनेता प्रोड्यूसर की परवाह न करके दुर्गा पूजा की छुट्टी मनाने कलकत्ता चला गया। किराए के स्टूडियो में लगा लाखों की लागत का सेट बेकार। प्रोड्यूसर ने सिर पीटते हुए कहा, बहुत देखे हैं लेकिन बंगाली कलकत्ता का मोह नहीं छोड़ सकता। कलकत्ता उसके लिए ऐसा ही है जैसा मुसलमान के लिए मक्का मदीना। कोई शर्मिला टैगोर के रूप में कलकत्ता को निहारता है तो कोई सत्यजीत राय और मृणाल सेन के रूप में कलकत्ता देखता है। अलाउद्दीन खां चाहे मेहर के कहलाएं, परंतु उदयशंकर, रविशंकर, अमला उदयशंकर, अन्नपूर्णा रविशंकर के रूप में बहुत से दृष्टिकोण कलकत्ता को देखते हैं। कलकत्ता उनका नहीं हुआ तो क्या, राजस्थान के गांवों नगरों में जाकर देखिए, हवेली खाली पड़ी है, ताले बंद हैं। हवेली के निवासी कलकत्ते में हैं। कलकत्ता उनका नहीं हुआ तो क्या हुआ। कलकत्ता तो कामधेनु है, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, ऐसे जैसे नदी समुद्र से जा मिलती है। जनसमूह वहां पहुंचा है, वहां पहुंचता है और वहीं का हो रह जाता है। कलकत्ता उनका हो न हो, वो कलकत्ते के हो जाते हैं। तो अपने आप में चुंबकीय गुण लिए कलकत्ता हर श्रेणी के नागरिक को प्रभावित करता है। भीड़, भीड़ और भीड़, रात और चौरंगी, दिन और राइट अ बिल्डिंग, हर समय, हर ऋतु में कलकत्ता के अपने आकर्षण हैं। यूरोपियन आक्रमणकारी पहले उधर ही आए थे, परंतु कलकत्ता पर वह अपने संगीत का, अपने साहित्य का, अपनी वेशभूषा का प्रभावकारी प्रभाव डाल सके। कलकत्ता बम्बई नहीं हो सका। छुट्टी के दिन या शाम के समय केवल चैरंगी से कलकत्ता को देख लेना काफी होगा। क्षण क्षण ऐसा लगता है जैसे भारतीयता पश्चिम पर हावी हो रही हो। कुर्ता धोती, शांति निकेतन स्टाइल साड़ियाँ सूट और स्कर्ट पर जैसे छा जाती हैं। कुछ और देखने अंदर मोहल्लों में जाना होगा। रात्रिकालीन कीर्तन ध्वनि मानो घोषित करती है कि कलकत्ता कभी बम्बई नहीं होगा। कलकत्ता मानो प्रतीक है, पश्चिमी बंगाल का ही नहीं पूर्वी बंगाल का भी। वल्लभ, शायद रहमान और बेईमान की लड़ाई का एक मुद्दा संस्कृति का भी है। चैरंगी का एक होटल, असली नाम लेना उचित नहीं होगा, इसलिए काम चलाने के लिए अधिकांश विदेशी ग्राहकों को आकर्षित करने वाले इस होटल का नाम रख लीजिए फीनिक्स होटल। 104 रूम सूट का ये होटल जहां भले लोगों में बदनाम है, वहां संपन्न देशी और विदेशी यात्रियों का स्वर्ग भी है। और इसी होटल फीनिक्स में नसरीन को आया आज 1 सप्ताह पूरा हो गया था, परंतु वह यहाँ नसरीन के नाम से नहीं शीरी के नाम से जानी जा रही थी। नसरीन नाम वह पाकिस्तान में ही छोड़ आई थी और होटल मैनेजर डेविड ऑस्कर के नाम लंदन से एक पत्र लाई थी।
पत्र था इवनिंग स्टार रेस्तरां के मालिक चेम्बरवुड का, कुछ इस प्रकार। मिस्टर ऑस्कर, अपने रेस्तरां की प्रसिद्ध कैबे डांसर इला बसु को आपके पास भेज रहा हूँ, इसलिए कि वह कुछ दिन अपनी जन्मभूमि कलकत्ता में रहना चाहती है। ब्रिटिश नागरिक कुमारी इला बसु का स्टेज का नाम शीरी है। डेविड ऑस्कर ने पहले ही दिन होटल के हॉल में नियमित कार्यक्रम के अतिरिक्त इला बसु अर्थात शीरी का कार्यक्रम दिया, और चाहे कार्यक्रम कलापूर्ण नहीं रहा परंतु उत्तेजक खूब रहा। चूंकि फीनिक्स होटल का एक सप्ताह का स्टेज कार्यक्रम निश्चित था, इसलिए शीरी अर्थात नसरीन अर्थात इला बसु रोजाना ही एक्स्ट्रा कार्यक्रम देती रही। सफल कार्यक्रम, दर्शकों को दीवाना बना देने वाला कार्यक्रम। और कलकत्ता प्रवास के दूसरे दिन ही अमेरिकी कॉन्सुलेट के एक नौजवान कर्मचारी ने उससे प्रणय निवेदन किया। दूसरी रात शीरी ने उसके साथ बिताई। अमेरिकी का नाम था मैकेंजी। तीसरी रात सुखीलाल दुखीलाल मारवाड़ी फर्म का मैनेजर शीरी से सीधा मिला। उसने साफ बात कही, हमारी फर्म एक फौजी ठेका ले रही है और वह ठेका लेफ्टिनेंट कर्नल राव की सिफारिश से ही मिलना संभव है। उन्हें हम फीनिक्स में डिनर दे रहे हैं। अपने कार्यक्रम के बाद क्या आप आतिथ्य का काम संभाल सकेंगी? इस कार्य के लिए हम 3000 दे सकेंगे। इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।